देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस व्यक्ति ने व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर देश की आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा का जो समय गया है, पहली बार जिन्होंने अपनी बात रखी, जिसको देश दुनिया में सुना गया, बम्बई जैसे महानगर में आप पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रहे। और उस समय के लोग ये भी बताते हैं कि जब तक आप रहे तो अमन और शांति जो है वहां एक आदर्श रूप ले चुकी थी। पूर्व में सांसद रहे, केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे। मैं एक बात कह देता हूं, वैसे ये हमारे लोगों की गलती है कि हम अपने लोगों को पूर्व में रख देते हैं। अच्छे व्यक्तियों को कभी पूर्व में नहीं रखा जाता, भविष्य की सोच करके फैसले लिए जाते हैं। पर कई बार जाति का इंजेक्शन लग जाता है, कई बार धर्म का लग जाता है। जो ज्यादा असर कर जाता है वही रिजल्ट देता है। फिर खैर, ये वर्तमान संसद जो है वो वंचित रही एक ऐसी शख्सियत से। यदि वो होते तो आज चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे आपकी धर्म संस्कृति की बात हो, उसके ऊपर आवाज जरूर उठती। तो हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे कि अब नहीं तो आगे से ही करेंगे जरूर, ताकि ये आवाजें, जिस आर्य जागृति की बात आप कर रहे हैं, वो जागृति वहां भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। छोटी पंचायत में भी हो और बड़ी पंचायत में भी हो, ऐसे हमें प्रयास करने हैं। आदरणीय सत्यपाल सिंह जी को तो मैं संकेत रूप में कह रहा हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा ऐसे साथी भेज सकें जो महर्षि ध्यान के विचारों को, वेद की मान्यताओं को विश्व पटल पर प्रतिस्थापित कर सकें, उन शख्सियतों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत भी देनी है, मान सम्मान भी देना है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। और इसलिए भी प्रणाम करता हूं, सुबह मैं 8 बजे रोहतक के गांव में कार्यक्रम में गया तो मेरे से 20 मिनट बाद ही डॉक्टर साहब भी पहुंच गए। वहां बैठे कार्यक्रम उन्होंने दिया। उसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम था, मेरा जींद में कार्यक्रम था, तो मैं जींद में चला गया। डॉक्टर साहब से मैंने उस समय पूछा, जी आप कितने बजे पहुंचोगे लिसाड़ में? तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं 3:30 बजे पहुंचूंगा। तो मेरे दिमाग में वही थे कि डॉक्टर साहब से 20 मिनट पहले मुझे पहुंचना है, तो मैं 3:10 पर पहुंच गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस वाले टाइम से पहले पहुंच गए, है ना? तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसलिए भी तालियां बजाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये व्रत और तपस्या जो है हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आर्य समाज के हीरे हो, गर्व है आपके ऊपर। भाई प्रसन्न चौधरी जी बैठे हैं, बहुत ऊर्जावान विधायक हैं। और मुझे याद है हम इकट्ठे एक मंच पे थे जब इन्होंने भरे मन से कहा कि आज तक मैंने अपने चुनाव में शराब बांटी नहीं, पीना तो दूर की बात। घर में यज्ञ करते हैं, परिवार के सभी लोग बैठ करके यज्ञ करते हैं। और जिस परिवार में बुजुर्ग माँ भी मंत्र बोलती हो और छोटे छोटे बच्चे भी मंत्र बोलते हैं, वो घर पवित्र होते हैं। तो भाई प्रसन्न चौधरी जो है ऐसे परिवार से आते हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय बाबा जी राजेंद्र सिंह जी जो हमारी गठवाड़ा खाप के अध्यक्ष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय यशपाल मलिक जी बहुत विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं और सामने बैठे हैं, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप भी समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और शामली जिला सभा के भी अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी बहादुर, वो वास्तव में बहादुर एक दिन मन से बोल रहे थे, मैं वैसे ही बढ़िया घर में पैदा हो गया, जाट जैसा इतनी जोर से बोलते भी और काम भी वैसा ही करते हैं। तो उनका भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय शोकेंद्र जी आर्य, विकास आर्य जी, सत्यप्रकाश आर्य जी, श्रीमती मीरा वर्मा जी और रंधावा आर्य जी, मेरे सामने कुछ साथी और बैठे हैं, मेरे बहुत ही अजीज साथी और मुजफ्फरनगर जिला सभा के हमारे मंत्री जुझारू साथी, जो कोर्ट में भी लड़ते हैं और जमीन पे भी लड़ते हैं और आर्य समाज के सुधारने का सबसे बढ़िया एजेंडा लेकर के चल रहे अनूप राठी जी और उनकी पूरी टीम, आपको मैं बधाई देता हूं, आप यहाँ पहुंचे हैं।
आदरणीय राजेंद्र जी, जिन्होंने आपके मंच से सहयोगियों का नाम पुकारा, कुछ साथियों ने समय अभाव में उनको संकेत किया कि नाम बोलने की जरूरत नहीं, पर ये आर्य समाज का मंच है। जो व्यक्ति पैसे नहीं देगा और पीछे खड़े होकर के जय के नारे भी लगाएगा, हम उसका भी मान सम्मान करेंगे। मेरे साथी जो दिल्ली से यहाँ पहुंचे, सार्वजनिक सभा में पुस्तक विभाग के अध्यक्ष, छपरोली जिनका गांव है भाई धर्मेंद्र जी, रठौड़ा में जो कन्या गुरुकुल स्कूल जो चलता है उसकी प्रबंध समिति के सदस्य भाई अवनीश जी, वो यहाँ हैं। मेरे बहुत अजीत साथी भाई वो भी प्रधान जी वो भी हैं। आदरणीय विजेंद्र जी खरड़ से जो है प्रधान जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भाई डॉक्टर रविंद्र जी ने जो है कुछ दिन पहले कहा कि कार्यक्रम में आना है, और मुझे पता था कि मेरे आज के 3 कार्यक्रम हैं, पर उन्होंने बिना ही पूछे नाम छाप दिया। बोला जी फैसला आप कर लियो, हमने तो नाम छाप दिया, आओ तो आज ही हो नहीं तो देख लियो। मैंने कहा इनको भी झूठा करना ठीक नहीं, तो यही कहा आएंगे जरूर, समय से कितना ही लगे। तो उनकी पूरी टीम को भी मैं इसलिए बधाई देता हूं कि इस समाज में आज जिन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, उस एजेंडे को लेकर के हमारे यहाँ की जिला सभा चल रही है, उन वैश्विक मुद्दों के ऊपर काम कर रही है जो आज समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मानवता के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इस सामाजिक रहन सहन को कैसे ऊंचा उठाया जाए, ये भाईचारा कैसे कायम रहे, आर्यों की जो प्राचीन मान्यताएं थी या जो वेद के सिद्धांत थे जिनकी चर्चा मेरे से पूर्व मेरी छोटी बहन प्राची ने की, और कितना अद्भुत वो बोल रही थी। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, एक वो भी समय था जब ऋषि दयानंद अपने घर से निकलते हैं, ये संकल्प लेकर के निकलते हैं कि मुझे तो सच्चे शिव को प्राप्त करना है। सच्चे शिव की खोज में महर्षि दयानंद सरस्वती अपने घर से निकले, और मैं ये कह रहा हूं कि शायद जब वो घर से निकले उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इन माँ बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि जिन माताओं को अनपढ़ रखा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है स्त्री शूद्रो न देताम, स्त्री को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे उनकी पढ़ाई की वकालत करनी। आज महिला दिवस में इसलिए कहना चाहता हूं, इस महिला के ऊपर सबसे बड़ा उपकार किसी एक व्यक्ति का है तो उसका नाम ऋषि दयानंद सरस्वती है, जो सबसे पहले इनका वकील बन करके खड़ा हुआ और ये बात कही कि इनको पढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों पढ़ाने की आवश्यकता है? धर्म का ठेका लेने वाले लोगों ने यह कहा कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के वो वाक्य निकाल करके लोगों के सामने रखे और कहा यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का अधिकार सबको है, चाहे कोई महिला के रूप में पैदा हुआ है, चाहे कोई किसी दूसरे कुल में पैदा हुआ है। इनको पढ़ाने की बात क्यों की? इसलिए की क्योंकि इस देश के लिए राष्ट्रभक्त नौजवान चाहिए थे, ऋषि भक्त नौजवान चाहिए थे, संस्कृति भक्त नौजवान चाहिए थे, और वो तैयार कर सकती थी एक माँ। लेकिन माँ को तो योजनाबद्ध तरीके से अनपढ़ रखा गया था। अनपढ़ माँ कैसे एक बच्चे का निर्माण कर सकती है? तब ऋषि दयानंद ने इनकी पढ़ाई की वकालत की थी और इनको पढ़ने का अधिकार दिया था, और उसी का परिणाम था कि ये माएं आगे आई भी और समाज में आदर्श रूप स्थापित किया और नौजवान तैयार किए जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को लड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में वो अद्भुत कार्य करके दिखाए। कहते थे कि ऋषि दयानंद जी को बोध हो गया। मैं तो कहता हूं कि वो तो बागी व्यक्ति थे, जहां अन्याय देखते थे बगावत करते थे, और सबसे बड़ी बगावत उन्होंने अपने घर में की। जब लगा कि पिताजी जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य मेरे से करवा रहे हैं धर्म के नाम पर, वो तो सिद्धांत विरुद्ध दिखता है, वो तो तर्क पर खरा नहीं उतरता है, सबसे पहली बगावत अपने पिता के खिलाफ की। सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो 10 समोल्लास उस कुल के खिलाफ लिखे जिस कुल में उनका जन्म हुआ था। विरोध के लिए नहीं लिखे, संशोधन के लिए लिखे कि अपने जीवन का संशोधन करना है। धर्म के नाम पर जो आडंबर चलाए जा रहे हैं उनको प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां सत्य को जान सके, ईश्वर को जान सके। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने लिखा। आगे बढ़ते गए, ऋषि दयानंद आगे चलते गए, जो जो समस्या उनको आई उनका विरोध किया। बड़े बड़े राजाओं के पास रुकते थे, और जब लगा कि राजा तो व्यभिचारी है और व्यभिचारी राजा कभी भी प्रजा का हित नहीं कर सकता है, और जब उनको यह लगा कि हो सकता है, जब महारानी विक्टोरिया ने एक बयान दे दिया कि मेरे लिए ये सब मेरे पुत्र के समान है, तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कहीं लोग भ्रमित ना हो जाएं और महारानी विक्टोरिया को अपना राजा ना स्वीकार कर लें। तब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मेंशन किया कि विदेशी राजा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, माता पिता के तुल्य व्यवहार करता हो,
फिर भी स्वदेशी राजा से अच्छा कभी नहीं हो सकता है। स्वराज्य की बात की वो इसलिए की कि स्वराज्य मेरा अधिकार। बाल गंगाधर तिलक एक बार किताब पढ़ रहे थे, उनके पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश दिखाते हैं, मैं ये पढ़ रहा हूं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वराज्य पढ़ रहा हूं। जिनके बारे में हम कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य का उद्घोष किया, वो कहते हैं कि मेरे को जो स्वराज्य शब्द मिला है वो सत्यार्थ प्रकाश से मिला है। महर्षि दयानंद सरस्वती की कितनी पैनी नजर थी कि महिलाओं की वकालत की, उनको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि इन संतान का निर्माण करना है। जो संतान आएगी वही संतान इस राष्ट्र का निर्माण करेगी। वो योद्धा उन माताओं ने तैयार किए जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को लड़ा। मैं कुछ और बोलने के लिए सोच करके बैठा था, परंतु मेरे से पूर्व मास्टर जी ने भी लॉर्ड मैकाले की बात कर दी और प्राची ने भी लॉर्ड मैकाले की बात कर दी, और आजकल नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात में लॉर्ड मैकाले की बात कर रहे हैं। मैं भी करूंगा फिर लॉर्ड मैकाले की बात। नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि आर्य समाजी लोग तो जो है सिर्फ वही वैलेंटाइन सिरोल की बात मुझे याद आती है। 1907 में अंग्रेज 3 कृषि के काले कानून लेकर के आए पंजाब में, और उसके खिलाफ एक आंदोलन चला। आप सबको पता होगा, जिस साथी ने शहीद आजम भगत सिंह की फिल्म देखी है उसमें एक गाना बजता है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाले। वो जो नारा था उसमें 3 प्रमुख नेता थे जिन्होंने लीड किया उस सारे आंदोलन को। उसमें एक तो शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी थे किशन सिंह जी, और दूसरे थे उनके चाचा जी चाचा अजीत सिंह, और तीसरे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और चाचा अजीत सिंह जी के ऊपर पुलिस ने पहली बार, अंग्रेज पुलिस ने बिना कोई अभियोग चलाए 6 महीने का कठोर कारावास उनको दिया। उस समय एक अंग्रेजी लेखक जिसका नाम वैलेंटाइन सिरोल था, वो भारत में था। उसने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी की जिसका नाम है अनरेस्ट इन इंडिया। उसको कभी पढ़ना, वो अंग्रेजी की किताब है, पेज नंबर 5 से 7 पर बड़ा अद्भुत वो बात लिखता है। और वो जब आर्य समाज को इंगित करता है तो कहता है, जब ये आर्य समाज के लोगों को मैं देखता हूँ, ये लोग बात तो धर्म कर्म की करते हैं, लेकिन इनके हर प्रोग्राम के अंदर एक ही एजेंडा होता है, जैसे तैसे करके अंग्रेज को 7 समुद्र पार भेजना है। भले ही वो धर्म की बात करते हो, लेकिन उनकी नियति और नीतियों के अंदर ये समाहित होता है कि अंग्रेज के खिलाफ बगावत करनी है। बगावत का दूसरा नाम आर्य समाज है, ये वैलेंटाइन सिरोल कहता है। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे आर्य समाजी सन्यासी आते हैं, धर्म कर्म की बात करके चले जाते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2035 में 200 साल हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को। जैसा मास्टर जी ने बताया कि 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को लेकर के आया। बल्कि मैं कहता हूं लॉर्ड मैकाले बहुत चालाक आदमी था। लॉर्ड मैकाले को आदरणीय डॉक्टर साहब ज्यादा जानते हैं, और मैं उनसे पहले बोला हूं, इसलिए बोला हूं कुछ कमी रह जाएगी तो वो उसकी पूर्ति कर देंगे। लॉर्ड मैकाले जो है उसको लेकर के आए थे विलियम एडम के सलाहकार के रूप में। विलियम एडम 1818 में यहाँ पर आया और 1838 में यहाँ से वापिस गया। उसने यहाँ का सर्वे भी किया। प्राची बोल रही थी, मुझे सुनने में आया, उसने ऐसा बोला कि 60 लाख गुरुकुल थे, पर 7 लाख गुरुकुल थे, और 7 लाख गुरुकुलों की अवधारणा कहाँ से आई? आर्य समाज के मंचों पर अक्सर ये बात बोल दी जाती है कि 7 लाख गुरुकुल इस देश के अंदर चलते थे, पर कोई प्रमाण मांगे तो हम ये कह देते हैं कि फला विद्वान बोल रहे थे। परंतु मैं आपको वो ऐतिहासिक तथ्य दे रहा हूँ। लॉर्ड मैकाले सलाहकार था विलियम एडम का। विलियम एडम 1818 में आया और 1834 में अपनी सारी की सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें 2 फरवरी 1835 को इनकी जो मिनट्स थी उनको रखा जाता है, मंजूरी दे दी जाती है। प्लूटो का नाम भी लिया आदरणीय मास्टर जी ने। उन्होंने किताब लिखी है द रिपब्लिक, अंग्रेजी में तो डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं उसका थोड़ा थोड़ा हिंदी में बिल्कुल सामान्य जो अपने काम की चीज है वो आपको बता रहा हूँ। विलियम एडम शिक्षा के बारे में 2 बात करता है। वो कहता है कि 2 प्रकार की शिक्षा है। साधारण शिक्षा तो सबको देनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि अक्षर ज्ञान तो सबको होना चाहिए, लेकिन जो प्रमुख शिक्षा है, चाहे अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे दर्शन शास्त्र की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, इनको तो सिर्फ कुछ गिने चुने चंद महत्वपूर्ण लोगों को सिखाना चाहिए, ये शिक्षा सबको नहीं देनी चाहिए। ये विलियम एडम का जो गुरु है एक तरह से प्लूटो, जिसको विलियम एडम फॉलो करता है, वो ये बात जो है अपनी पुस्तक के अंदर लिख रहे हैं। उसको फॉलो करने के बाद जो आगे सारी चीजें चलती हैं, तो लॉर्ड मैकाले क्यों शिक्षा की जो रीढ़ थी उसको तोड़ना चाहता था? हम सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत सक्षम थे। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर महात्मा गांधी जी जाते हैं, थोड़े से कपड़े लपेट करके वहां बैठ करके कहते हैं, और जब से अंग्रेज आया है उस अंग्रेज ने हमारी शिक्षा की
जड़ों को काटने का काम किया है। परंतु जब उनसे सवाल किए गए तो महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं जहां जहां जाता हूं वो देखता हूं, इतना ही प्रमाण मेरे पास है। लेकिन जब देश आजाद हुआ, यही मुजफ्फरनगर अपने पास का एक बढ़िया शहर भी है, कस्बा है, वहां पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ 1922 में। उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल जी बहुत अच्छे क्रांतिकारी भी थे और महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे, उनसे मिलते रहते थे। जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी के पास धर्मपाल जी बैठे, जिनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था और 2006 में उनका देहांत हुआ है। धर्मपाल जी कहते कि मैं क्या कर सकता हूँ। महात्मा गांधी जी कह सकते हैं कि आप एक बड़ा काम कर सकते हैं, मेरे मन में एक टीस है, 1931 में जो बात मैंने कही थी उसको स्थापित करना है। वो कहते मैं कैसे कर सकता हूँ। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप लंदन जाइए, लंदन में जाकर के विलियम एडम्स की जो फाइलें हैं उनको खंगालिए। और उन्होंने सर्वे उस समय जो किया था 1835 से 38, 3 वर्षों का जो सर्वे है, वो सर्वे की जो फाइलें उनको पढ़िए और उसको पढ़कर के वो प्रमाण लोगों के सामने रखिए, जिसमें हम ये साबित कर सकें कि यहाँ की शिक्षा नीति बहुत मजबूत थी। वो जब फाइलें पढ़ते हैं, फाइलें पढ़ने के बाद उन्होंने 1983 में किताब लिखी है, उस किताब को आप लोग जरूर पढ़ना, उसमें सारे तथ्य दिए गए हैं। लॉर्ड मैकाले की मिनट्स थी वो भी हैं, विलियम एडम क्या कहता है वो भी है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बातें रखी जाती है वो सारी बातें उसमें शामिल। जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तथ्य मैंने कही, जो बहन प्राची जी ने जो बात कही थी, वो तथ्य मैं आपको दे रहा हूं। विलियम एडम क्या कहता है? विलियम एडम कहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जितने भी गांव रजिस्टर्ड हैं, समझ गए आप लोग, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो गांव रजिस्टर्ड है उन सभी गांव में एक पाठशाला बनी हुई है। उस समय 7 लाख गांव रजिस्टर्ड थे। 7 लाख गांव रजिस्टर्ड होने का मतलब 7 लाख पाठशालाएं होगी। ये विलियम एडम लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद मुझे वो दिन याद है जब लॉर्ड मैकाले के सामने और विलियम एडम के सामने वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रश्न उठाए गए, तो लॉर्ड मैकाले से प्रश्न पूछा गया, इन पाठशालाओं का आप स्कूल कह सकते हैं क्या? तो लॉर्ड मैकाले कह सकते हैं इनको स्कूल नहीं कह सकते। पूछते क्यों नहीं कह सकते स्कूल? वो कहते इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें परीक्षाएं नहीं होती। ऐसे स्कूल हैं जिनमें परीक्षाएं नहीं होती। दूसरा इसलिए नहीं कह सकते यहाँ अध्यापक नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं अध्यापक नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, तो स्कूल ये चलते कैसे हैं? हमारे यही पास में एक गुरुकुल है भोलाजाल मेरठ में, स्वामी विवेकानंद जी चलाते हैं। उसमें भी ये धारणा है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसमें भी ये प्रणाली थी कि बड़े जो बच्चे थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो लॉर्ड मैकाले कहता कि यहाँ 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है? वो कहता वेद भी पढ़ाए जाते हैं, रामायण भी पढ़ाई जाती है, महाभारत भी पढ़ाई जाती है, दर्शन भी पढ़ाए जाते हैं। वो कहते हैं इसके अलावा क्या पढ़ाया जाता है? उस समय वो कहता कि यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है, बढ़ई का काम जो है वो सिखाया जाता है, लोहार का काम सिखाया जाता है, सुनार का काम सिखाया जाता है, और जो सीख जाता है वो परीक्षा पास करके लोकल अपने वहीं, जब गुरु को लगता है कि ये पारंगत हो गया, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। वो कहते हैं बड़े जो शिक्षक के रूप में जो विद्यार्थी है उनको मानदेय क्या मिलता है? वो कहते हैं मानदेय फिक्स नहीं है और कोई सरकारी प्रावधान नहीं किसी उसका, ना ही सरकार का कोई हस्तक्षेप है। सारा का सारा काम सामाजिक व्यवस्था के अनुसार होता है। गांव समाज के लोग इकट्ठे होकर के इन विद्यालयों को खोलते हैं और उसका सारा का सारा खर्च वो खुद से वहन करते हैं। ये इतनी बड़ी व्यवस्था थी। 7 लाख पाठशालाएं इस देश में थी जिनको निस्ते नाबूद करने का काम विलियम एडम और उसके जो सबसे विशेष सलाहकार थे लॉर्ड मैकाले, उन लोगों ने किया था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी जब महात्मा मुंशीराम से पहले एक बैरिस्टर थे, वकील थे, अपने घर में थे, अपनी बेटी को ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन बेटी आती है घर, कमर से बस्ता उतार के नीचे डालती है और एक गीत बोलती है, ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईशा तेरा राम रमैया, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया। ये बात जब महात्मा मुंशीराम के कान में पड़ी तो अचंभित रह गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हमारी संतति कहाँ जा रही है, ये संतानें तो बिखर जाएंगी, ये तो धर्म से विमुख हो जाएंगी। तब उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे इस देश के अंदर कन्या पाठशालाएं खोलनी है और सबसे पहली कन्या पाठशाला महाशय कृष्ण के साथ मिलकर के पंजाब में खोली। और फिर 1898 में
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे गुरुकुल खोलना है और मन में एक ही संकल्प के लॉर्ड मेघालय की शिक्षा पद्धति को चैलेंज दूंगा, खत्म करूंगा, आर्ष शिक्षा पद्धति को स्थापित करूंगा, जिस शिक्षा पद्धति के अनुसार कभी श्री राम तैयार हुए थे, श्री कृष्ण तैयार हुए थे और भीम जैसे योद्धा तैयार हुए थे, अर्जुन जैसे योद्धा तैयार हुए थे, वो परंपरा मुझे लागू करनी। सभा के लोगों ने कहा इतना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो गुरुकुल नहीं खुल सकता। मुंशी राम जी ने कहा कितना पैसा चाहिए? सभा ने कहा 35,000 रुपए चाहिए। संकल्प लिया कि मैं उस दिन तक वापिस नहीं आऊंगा जब तक मैं ये पैसे इकट्ठे नहीं करूंगा। 6 महीने का समय लगाया और 60,000 रुपए इकट्ठे करके लेकर के गए, सभा के कार्यालय में रखा और कहा कि गुरुकुल को खोलिए। तब 4 मार्च 1902 को गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है। गंगा की 4 धाराएं पार करने के बाद, क्योंकि कभी एक मंत्र में पढ़ लिया, उपवीरे गिरि नाम संग में चाहे नदी नाम दिया विप्रो आ जाता है। हिमालय की कंधराओं में नदियों के किनारे विप्र पैदा होते हैं, बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, विद्वान और योद्धा पैदा होते हैं, इसलिए मुझे गुरुकुल यहाँ स्थापित करना है। गुरुकुल स्थापित हुआ। मैंने सुबह भी एक बात कही थी, दूसरी बात कह रहा हूं, इस देश में आजादी के रूप में सबसे बड़े किसी एक व्यक्ति को याद किया जाता है तो महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी के आंदोलन में है, परंतु मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाने का श्रेय भी आर्य समाज को जाता है। आप कहेंगे बाबा जी आर्य समाज जी वो इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको इतिहास के प्रमाण दे रहा हूँ। जब बिरला जी ने महात्मा गांधी जी को पैसा देना बंद कर दिया, वो दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन चला रहे थे, उनको पैसे की जरूरत थी, पैसा नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी से निवेदन किया, महात्मा मदन मोहन मालवीय जी से निवेदन किया कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तो लड़ाई हार जाऊंगा, बिरला जी पैसे नहीं भेज रहे हैं। तब उन्होंने कहा हम बात करके देखते हैं। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महात्मा मुंशीराम होते थे और इस देश के कद्दावर नेताओं में शामिल होते थे। जब वो चलते थे तो उनके पीछे मुसलमानों का हुजूम चलता था, हिंदू कम्युनिटी को मानने वाले लोगों का हुजूम चलता था, और जिस पंजाब में वो पैदा हुए थे वो पंजाब के नौजवान उनके साथ चलते थे। उनके सामने बात रखी गई। स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े होकर के अपने ब्रह्मचारियों को प्रेरणा करते। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा भेजना है जो आंदोलन लड़ रहा है। 2, 4, 5 बात ऐसे कही तो एक ब्रह्मचारी खड़े होते कहते गुरुजी पहेलियां मत बुझाइए, करना क्या है हमें ये बताइए। महात्मा मुंशीराम कहते हैं एक व्यक्ति सुदूर दक्षिण अफ्रीका में बैठा हुआ आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने वो जगह देखी है जहां पीटर्सबर्ग में महात्मा गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। वो लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया भारत सरकार ने, जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तब खरीदा, वो भारत सरकार का है। वहां पर उनका म्यूजियम बनाया गया। वो जगह मैंने देखी है। तो दोनों ने कहा कि महात्मा गांधी जी वहां अंग्रेजों के खिलाफ और जुलू जाति के लोग जो नटाल स्टेट में रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी है। ब्रह्मचारियों ने कहा ठीक है जी, हमारा 2 समय का भोजन बंद कर दीजिए, 1 समय का भोजन करेंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे 2 समय के भोजन से वो महात्मा गांधी जी को भेज दीजिए। एक ब्रह्मचारी पीछे से खड़ा हो गया, कहले गुरुजी 2 समय के भोजन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कैसे चलेगा आंदोलन। उस समय हरिद्वार के अंदर दूधिया बांध बन रहा था। दूधिया बांध में गुरुकुल के 200 ब्रह्मचारी जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि हम सिर्फ रात को पढ़ेंगे गुरुजी, दिन में हम मजदूरी करके जो पैसा मिलेगा वो महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भेजने का काम करेंगे। इतिहास साक्षी है इस बात का। मदन मोहन मालवीय जी से कहा महात्मा गांधी जी ने, जिस दिन मैं भारत आऊंगा उस दिन गुरुकुल कांगड़ी के उन बच्चों को नतमस्तक होने के लिए जाऊंगा जिन्होंने अपने पेट की भूख को मार करके मेरे आंदोलन को जिंदा करने का काम किया है। महात्मा गांधी जी आए 1916 में, गुरुकुल के अधिवेशन में गए और वो कहा, वो सारी बातें बताई, उनको नमन करके आए। तब महात्मा मुंशीराम कहते हैं मिस्टर गांधी तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो, आज के बाद तुम महात्मा गांधी और मैं आज से आगे से जाकर के सन्यास लूंगा, मैं अपना सन्यासी बनूंगा, आज के बाद तुम महात्मा गांधी हो। ये श्रेय आर्य समाज को जाता है। इस देश में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, आंदोलन खत्म हो गया, उस समय कांग्रेस जो आजादी के आंदोलन का दूसरा नाम थी ठंडे बस्ते में चली गई, आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा था। तब महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव आया, जलियांवाला बाग में जो जनरल ओडवायर ने निर्दयता दिखाई उसके बाद सब खत्म था। 1919 के दिसंबर में अधिवेशन होना था अमृतसर में, सफल कैसे हो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है, यदि वो व्यक्ति इस कार्यक्रम का स्वागताध्यक्ष बनना स्वीकार कर ले तो ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। लोगों ने पूछा कि कौन है,
उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा मुंशीराम को मैंने देखा है, गुरुकुल कांगड़ी के कार्यक्रम में मैं गया हूँ, 60-60 हजार लोगों की व्यवस्था वो तंबूटियां बना करके करते हैं। भले ही बिजनेस मैनेजमेंट उन्होंने नहीं पढ़ा, परंतु वो मैनेजमेंट दे करके मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, नीतियां भी जानता है और ठीक नियत भी रखता है। महात्मा गांधी जी के आग्रह पर महात्मा मुंशीराम, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद हो चुका था, उन्होंने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की स्वागताध्यक्ष पद को स्वीकार किया। आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ। मैं नाम लेता चला जाऊंगा, आप लोग सुनते चले जाएंगे, पर दो बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश की आजादी के आंदोलन के किसी पन्ने को उठा करके देखोगे तो चीख चीख करके एक ही आवाज आएगी, देश की आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसी एक संगठन का, तो उसका नाम आर्य समाज है। किसी एक देवता का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती। और प्रेरणा में कौन? गुरु विरजानंद। हमारे खाप के चौधरी बैठे हैं, आपके चरणों में नमन करता हूं सन्यासी होने के नाते। दोबारा से आप लोगों के कंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोबारा से आर्य समाज और खाप पंचायतें मिलकर के इस देश की सुरक्षा का एक आंदोलन छेड़ने का आज ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चंडी मंदिर के ऊपर बैठ करके 1857 की जो बात आदरणीय मंच संचालक महोदय ने कही, सोरम मुख्यालय में जो सारा का सारा इतिहास पढ़ा है, कभी पढ़ करके देखना। 1857 में चंडी मंदिर पर महापंचायत बुलाई जाती है। उस पंचायत की अध्यक्षता करते हैं प्रज्ञा चक्षु विरजानंद, जो अंधे थे, गुरु ऋषि दयानंद के गुरु थे। उन्होंने पंचायत बुलाई, उसमें सारे के सारे खाप चौधरी भी आए, उस समय राजे रजवाड़े भी आए, तात्या टोपे आए, नाना फडणवीस आए, रानी लक्ष्मीबाई आई, और एक ही बात कही कि देश को आजाद करवाना है तो संगठित होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। जब तक संगठित नहीं होगे, संकल्पित नहीं होगे, ये देश आजाद नहीं होगा। वो नींव ऋषि दयानंद के गुरु ने रखी थी, विरजानंद जी ने, चंडी मंदिर पर आप लोगों की खाप पंचायतों के साथ मिलकर के। आज आवश्यकता है ये खाप पंचायतें मिलकर के, हमारे नौजवानों को नशा डस रहा है, इस नशे ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। 4 दिन पहले की यदि आपने हरियाणा की खबर सुनी हो, 14 साल के लड़के ने नशा करने के बाद अपने पिता का गला काट दिया। और मैं ये कहता हूं कि हमारी खाप पंचायतें नहीं बोलती, आर्य समाज के नेता नहीं बोलते, फिर जरूरत क्या है? यदि आप नहीं बोलेंगे तो आने वाले 10 साल के बाद ये कौम बर्बाद हो जाएगी, ये नौजवान बर्बाद हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इनके मान सम्मान को बचाने की आज आवश्यकता है। छोटी छोटी बेटियों के ऊपर दरिंदगी होती है, 5-5 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है, 80 साल की मां सुरक्षित नहीं है। तब आवश्यकता है समाज के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि मैं जानता हूं यदि हरियाणा में एक आईएएस आत्महत्या कर सकता है तो उसके पीछे एक ही बात है, उसने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षा ली है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने आत्महत्या की है, किसी गुरुकुल की ब्रह्मचारी ने आत्महत्या की है। हमारी बहन प्राची यहाँ पर, उसी गुरुकुल की एक बहन डीसी लगी देहरादून के अंदर, उसी गुरुकुल में पढ़ने के बाद। डॉक्टर साहब हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठे हैं, अंग्रेजी में बात करनी है तो इनसे पराठेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जब संस्कृत की बात आएगी तो इनसे अच्छी संस्कृत नहीं बोल सकते, और हिंदी वो जन्मजात उनके पास बहुत बड़ा गिफ्ट है। आर्य समाज की संस्थाओं में आकर के गुरुकुलों में पढ़ने के बाद आप इस समाज का वो पुर्जा बनेंगे। जब इस समाज को जैसी जरूरत पड़ेगी वो भूमिका आप निभाएंगे। आज धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, धर्म के नाम पर ढोंग चल रहा है। कोई व्यक्ति कह देता है फला व्यक्ति को करंट लगा, एक महाराज जी ऊपर से आया, हाथ पकड़ा, छुटा के चला गया। मैंने चैलेंज किया है 10 लाख रुपए देंगे, बच्चे को छोड़ दीजिए, वो महाराज आ जाए। मेरे गांव में मुझे लगता है गांव देहात का क्षेत्र है, 250 वोल्ट तो आती भी नहीं, 220 आती है। 2 तार पकड़वा दो, 3 मिनट में अगर वो बच गया तो 10 लाख रुपए आर्य समाज के कार्यकर्ता देंगे, और नहीं बचा तो उसकी पुण्यतिथि में लगा देना। धर्म के नाम पर जब तक ये धंधा चलता रहेगा तो ऋषि ध्यान के सपने अधूरे रहेंगे। आइए सब मिलकर के एक संकल्प लेते हैं कि जब तक सांस में सांस है हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है कि मेरे निशाड़ गांव की एक नौजवान बेटी यदि बस स्टैंड पर खड़ी हो, उसको ये आत्मविश्वास हो जब तक मेरे गांव का ये नौजवान यहाँ खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई मेरी इज्जत आबरू पर हाथ डाल करके भी वो प्रयास भी कर दे। जब तक ये परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उसी का प्रयास हमारी जिला सभा कर रही है, ये सारे साथी अशोक जी, डॉक्टर रविंद्र जी, इनकी पूरी टीम कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं। और मैंने ये कहा इन सारे साथियों को, चाहे हमारे मुजफ्फरनगर की टीम है चाहे ये टीम है, महीने में आप मुझे 20 दिन भी कहोगे तो मैं इस क्षेत्र में लगाऊंगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र है
चाहे इसकी बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जिसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जाट जी जैसे लोग हो जाए ना तो सारा काम फिट हो जाए। जाट जी से कोई मतलब, मैं वैसे जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जाट जी का मतलब जो सीधा साधा है, जो ना पाखंड को मानता है, ना हिंदी विश्वास को मानता है, न किसी प्रकार के दुर्व्यसन में रहता है, उसको अपने काम से काम है और अपने खेत की तरफ बढ़ता है, तो मुठ पकड़ने के बाद जो बैल को भी कहता है ले ले राम का नाम। ऐसे व्यक्तियों को बनाने की आवश्यकता है। जब आप कहोगे, मैं आपके सामने आर्य समाज के कार्यकर्ता के रूप में हर समय आपके साथ उपस्थित रहूंगा। आपने मुझे सुना भी और मुझे इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। स्वामी जी ने वास्तव में रोम रोम खड़ा कर दिया। इतिहास के बारे में बताया, आंदोलन के बारे में बताया, बहुत ज्यादा जागरूक किया।